प्रिय विद्यार्थियों, सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। पिछले कुछ कक्षाओं में हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित भारत दुर्दशा जो नाटक है उस पर बातचीत कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम भारत दुर्दशा के कथानक और उसकी वस्तु पक्ष और शैली पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो चाहे काव्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में हो, सब में वह एक संधि स्थल पे खड़ा है। मतलब एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर पुरातन भारतीय संस्कृति और नवीन पाश्चात्य संस्कृति का मिलन हो रहा है। तो इसके फलस्वरूप भारतेंदु युग की चाहे वो काव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे अन्य कोई भी विधा हो, सब में एक नवीन ढंग की कलात्मक उत्कर्ष में देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में हमने भारतेंदु जी के नाटकों पर बात की थी। हमने भारत दुर्दशा में 6 अंक है, 6 अंकों में किस प्रकार से कथानक आगे बढ़ता है और अपने चरम बिंदु पर जाकर के दुखांत नाटक के रूप में ये समाप्त होता है, इस पे हम लोगों ने बातचीत की थी। हमने देखा था कि एक प्रकार का दुखांत नाटक है। यद्यपि इसको पुरातन परंपरा में नाट्य रासक कहा गया है, फिर भी यह दुखांत नाटक है जिसमें इसका जो पीठ मर्द या जिसको कहते हैं सहायक जो नायक है, जिसका नाम भारत भाग्य है, वो भारत की दुर्दशा देख करके और हताश होकर के, निराश होकर के, उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती है तो वह छुरा मारकर स्वयं की आत्मघात कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो नाटक है वो एक दुखांत परिणति को प्राप्त करता है। इसमें हमने कल ये भी देखा था कि नाट्य जो संधियाँ होती है नाटक में, उन नाट्य संधियों का बड़ा ही खूबसूरत ढंग से प्रयोग नाटककार ने किया है, जिसके फलस्वरूप श्रोताओं, दर्शकों, पाठकों के मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है। एक नाटक में वो डूबे रहते हैं और जब तक कथा पूरी नहीं होती है तब तक उनमें निरंतर ये प्रश्न बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये भी हमने इस नाटक के नाट्य रासक के लक्षणों के आधार पर जब हमने नाटक की परीक्षा की थी तो हमने ये जाना था। हमने ये भी जाना था कि इसका उद्देश्य क्या है। नाटक का उद्देश्य है एक तरफ देश वत्सलता का भाव पैदा करना, भारतीयों के भीतर देश वत्सलता है, देश प्रेम की भावना पैदा करना और समाज संस्कार का संकल्प पैदा करना। यानी समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि आलस्य है और कई तरह की जो चीज़ें हैं, आलस्य के अलावा गरीबी है, अशिक्षा है, उन सब के प्रति एक आक्रोश का भाव इस नाटक में पैदा करने का प्रयास किया गया है। और ऐसा हमें भारतेंदु युग के लगभग सभी लेखकों में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय भारत में एक नई तरह का राष्ट्रीय जागरण हो रहा था, जिसमें सनातन धर्म, रामकृष्ण मिशन के साथ आर्य समाज, ब्रह्म समाज और तरह तरह के जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, दार्शनिक आंदोलन चल रहे थे। उसके फलस्वरूप समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि राजनीतिक और आर्थिक दास्ता है, विदेशियों का राज है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, जैसी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी, उनके विरुद्ध गहरा असंतोष सभी नाटककारों में, निबंधकारों में, कवियों में देखने को मिलता है। ये भारतेंदु युग की खास पहचान है। एक उनमें राज भक्ति भी है और साथ में देशभक्ति, दोनों साथ साथ चलती है। वो देशभक्ति की भावना का गुणगान भी करते हैं, देश को जगाने का काम भी करते हैं, और साथ ही अंग्रेज़ों के प्रति वो एक स्वामी भक्ति का भाव भी, अंग्रेज़ी राज के प्रति स्वामी भक्ति का भाव भी देखते हैं। और ज़्यादातर लेखक अंग्रेज़ों को एक उद्धारक के रूप में मानते हैं। ये उस युग की प्रमुख विशेषता है।
यहाँ हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक और उत्पाद्य है। ये एक राष्ट्रीय कथा है और एक सामाजिक कथा है और उद्देश्यपूर्ण कथा है कि भारत की करुणाजनक परिस्थिति उसका प्रधान आधार है। जिस पे ये पूरा नाटक टिका हुआ है वो है करुणाजनक परिस्थितियाँ। और आपको पता भी है कि इस नाटक का नाट्य रासकों का रस जो उद्देश्य होता है वो वैसे श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, लेकिन यहाँ पर भारतेंदु जी ने एक उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए नाट्य रासक जो अपना लिखा है इसका उद्देश्य उन्होंने करुणा रखा है। करुणा में जाकर के नाटक समाप्त होता है। भारत की दुर्दशा देख कर के करुणा भाव सामाजिक के मन में उत्पन्न होता है। आगे हम देखते हैं कि कथा से शाखा प्रशाखाएँ नहीं निकलती और उसमें दुरूहता का अभाव है। एक सीधी रेखा पर यह नाटक चलता है और जाकर के दुखांत परिणति में समाप्त होता है। वह समान गति से आगे बढ़ती है और चरम सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। अंकों का विस्तार भारतेंदु जी ने स्वच्छंदतापूर्वक किया है। मतलब अंकों को इस तरह से रखा है कि नाटक का जो कथानक है वो बिखर नहीं पाया, उसका ताना बाना बड़ा ही कसा हुआ नज़र आता है, उसमें एक कसावट नज़र आती है, क्योंकि सभी जो पात्र हैं इसके, चाहे वो भारत दुर्देव हो, भारत भाग्य हो, चाहे भारत स्वयं हो, और भी कई तरह के पात्र हैं, वो सभी के सभी नाटक की जो गति है उसको एक प्रकार से सम्मिलित रूप से समन्वयपूर्वक आगे बढ़ाते हैं और ऐसा एक कथानक का ताना बाना बुनते हैं कि नाटक बड़ा ही स्वाभाविक और बड़ा ही मर्मस्पर्शी बन जाता है। उनमें घटनाओं की प्रधानता न होकर एक भावना की प्रधानता है। घटनाएं प्रधान नहीं है, एक भावना प्रधान है। वो प्रधान है देश वत्सलता और देश की दुर्दशा के प्रति जागरूकता की भावना। ग्रंथ के प्रारंभिक अंश में ही रचना की कथा का आभास प्राप्त हो जाता है। प्रारंभिक अंश में आप जानते हैं, आवहु सबु मिली रोवहु भारत भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाई। एक योगी ये लावणी गाता हुआ आता है। तो इसका मूल उद्देश्य है भारत की दुर्दशा को दिखाना, जो कि देखी नहीं जाती है। उसको देख करके करुणा दया उत्पन्न होती है, उस दुर्दशा को दिखाना ही इस नाटक का उद्देश्य है। भारतेंदु ने समकालीन भारतीय समाज, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के आधार मान करके उसका संगठन किया है और वह भारतीय नवोत्थानकालीन भावना से पूर्णतः उत्प्रेरित है। भारत की जो नवोत्थानकालीन भावना है, जैसा कि हमने भी देखा था कि नवोत्थान का मतलब कि भारतेंदु युग जो है वो नवीन और पुरातन के संधि स्थल पर था, इसलिए इसमें कुछ पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी चल रहे थे और कुछ नवीन आंदोलन जो कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध थे, जैसे कि आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है और पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा है। वो सब एक ऐसा स्वर इस साहित्य में उत्पन्न करते हैं जो कि जिसका मूल विद्रोह है और विद्रोह के साथ एक समन्वय की भावना भी इनमें पाई जाती है कि पुरातन और नवीन का संगम। इसमें एक ओर तो राजभक्ति को ये कवि और ये नाटककार नहीं छोड़ते हैं, दूसरी ओर जातीय गौरव की अनुभूति एवं समाज विकास की आवश्यकता को समझने का काम भी ये करते हैं। देशभक्ति और राजभक्ति इनमें साथ साथ चलती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दमनकारी शासन है उसके बावजूद जो विक्टोरिया युग है, महारानी विक्टोरिया का शासन था उस समय, उसके जो सुधारवादी शासन है उसकी काफ़ी वो प्रशंसा करते हैं और वो काफ़ी लोकप्रिय भी थे उसके सुधारवादी शासन, इसलिए उसकी प्रशंसा, उसका गुणगान भी ये लोग करते हैं। तो इस तरह से पुनरुत्थान नवोत्थानकालीन जो भावना है वो इस नाटक में परिपूर्ण है। भारत की अधोगति में यदि विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का हाथ था तो स्वयं भारतवासियों का भी कोई कम हाथ नहीं था। यह भी इस नाटक में दिखाया गया है। आपको लिखना है ये बात कि इस नाटक में दिखाया गया है कि भारत की दुर्दशा में विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का तो हाथ था ही, साथ ही यहाँ की जो भारतवासियों की जो कुछ भूलें हैं, कुछ कमियां हैं, उनका भी इसमें हाथ था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए और उसकी कुनीतियों की निंदा करते हुए जनहित पर जोर दिया है। ये हमने देखा कि इसमें
जनहित पर ज़्यादा जोर इन लेखकों ने दिया है। कथा में लेखक ने अपने भावों का मानवीकरण उपस्थित किया है। इसमें जितने भी भाव हैं उन सब का उन्होंने मानवीकरण किया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि दुर्दशा, आशा, लज्जा और दुर्देव, आलस्य, लोभ, ये सब भाव हैं। हमने पहले जाना था कि ये नाटक एक तरह से प्रबोध चंद्रोदय शैली का प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें भारत भी एक प्रतीकात्मक पात्र है जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत भाग्य भी एक प्रतीकात्मक पात्र है। भारत दुर्देव भी प्रतीकात्मक पात्र है। और इसी तरह से आलस्य और अन्य पात्र इसमें आते हैं। तो ये एक तरह से भावों का मानवीकरण किया। जैसे कि जब कामायनी पढ़ते हैं तो हमें मन, बुद्धि और श्रद्धा, मन, बुद्धि और हृदय, इन तीनों का मनु, श्रद्धा और ईड़ा के रूप में हमें प्रतीकात्मक उपस्थिति पाई जाती है उसमें। उसी तरह से इस नाटक में भी देखा जाता है। वास्तव में नाटककार ने जो प्रसंग उठाया है उसका सफलतापूर्वक और प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह किया है। उसमें शिथिलता का नहीं है। नाटक शिथिल नहीं है। पूरा ताना बाना कसावट नाटक के कथानक में है और कहीं भी ऐसे लगता नहीं है कि नाटककार की जो भाव है वो कहीं मंद पड़ गए हों। पूरा जो रूपक है वह रूपक बड़े ही कुशलतापूर्वक इस नाटक में पिरोया गया है। भारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक है। उनके मन में जो देश प्रेम की भावना थी और देश के अंदर जो कुरीतियाँ थी, बुरी प्रथाएं थी, उनके प्रति एक विद्रोह का भाव था और नवीन चीज़ों को, शिक्षा को और नवीन ढंग के व्यापार को अपनाने की जो एक तड़फ भारतेंदु जी में थी वो इस नाटक में हमें दिखाई पड़ती है। उनकी जो भावधारा है वो इस नाटक में हमें दिखाई को पड़ती है। और भारतेंदु के समय में एक और तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों ओर विद्यमान थे। भारतीय पतन के चिन्ह मतलब व्यापार में गिरावट आ गई थी। भारत का कोई आर्थिक स्तर नहीं था। यहाँ पर एक सुई भी बाहर से आती थी। पूरा जो स्थानीय जो यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ के लघु उद्योग थे, उनको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। और शिक्षा के अभाव के कारण से तकनीक का यहाँ अभाव था। सारी चीज़ें बाहर से आ रही थी। तो उसकी जो दारुण दशा है, अशिक्षा का माहौल था और कई भयंकर अकाल पड़ते थे। बंगाल के अकाल पड़े, मतलब कई तरह की जो दुर्दशा है उसका यहाँ पर उसके चिन्ह चारों ओर दिखाई देते थे। कई तरह की सामाजिक प्रथाएं जैसे कि अनमेल विवाह और बहु विवाह, सती प्रथा, ऐसी कई चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। दूसरी ओर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिक्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि कुछ उम्मीद की किरण भी थी। उम्मीद की किरण उन लोगों से थी जो नवशिक्षित थे और जो लोग मतलब निरंतर ये प्रयास कर रहे थे कि भारत में शिक्षा का प्रचार हो, नई शिक्षा का प्रसार हो और एक ऐसे साहित्य का निर्माण किया जाए जिससे देशवासियों में जागरण की भावना उत्पन्न हो। वो हिंदी से बड़ा प्रेम करते थे और हिंदी के प्रचार के लिए भारतेंदु जी जहाँ भी जाते थे वो कहते थे कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो इस तरह की जो भाषा और संस्कृति के प्रति एक ममत्व का भाव इन सभी नाटककारों में पाया जाता है और भारतेंदु में ये सबसे ज़्यादा था। ये हमने इसमें देखा। तो कुछ लोग प्रयास भी कर रहे थे, साथ में आर्य समाज की भूमिका को मानना पड़ेगा। ब्रह्म समाज है और उधर सत्य शोधक समाज है और भी कई प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे जिसके कारण से कुरीतियों पर प्रहार किया जा रहा था।
आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया और जगह जगह स्कूल खोले, कॉलेज खोले। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने भी भारत में कई तरह के कॉलेज खोले थे, जैसे कि काशी के अंदर उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला था, कलकत्ते के अंदर एक मदरसा खोला था। इस तरह से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी और कई जगह अच्छे अच्छे प्रयास हो रहे थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले है, उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला और उन जातियों के लिए स्कूल खोला जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए भी स्कूल खोले गए। तो इस तरह से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा था। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जो समाज में हो रही थी, तो उनका भी प्रभाव सभी नाटककारों और लेखकों पर था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शासन नीति के फलस्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ संपर्क स्थापित होने का जो परिणाम दृष्टिगोचर होना चाहिए था, वह नवशिक्षितों के प्रयास करने पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। ये हताशा थी। हताशा ये थी कि इतना शिक्षा का उत्थान हो रहा था, नवशिक्षित समाज को जगाने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसे तत्व थे जो पैरों की जंजीर बने हुए थे और समाज की प्रगति में बाधा बने हुए थे। तो उनके ऊपर भारतेंदु जी निराश थे कि इतना सब होने के बावजूद भी देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये जो टांग खिंचाई की भावना है, टांग खिंचाई आम जनता है, शासक वर्ग है, जमींदार वर्ग है, ये प्रगति में बाधा थे। आम जनता की शिक्षा की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इन सब के कारण से जो नाटककार भारतेंदु है वो निराश थे और इसी कारण से इसकी जो भारत दुर्दशा नाटक का जो अंत होता है वो एक निराशाजनक वातावरण में होता है और वह सोचने को विवश करता है, वो और ज़्यादा चेतना जनता में उत्पन्न करता है। इस प्रकार से भारतेंदु कालीन जो साहित्य है वो एक तरह से प्रगतिशील चेतना का प्रतिनिधि है। वह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता पर बल देता है और उसी को इस नाटक में मुख्य रूप से कथानक के ताने बाने में रखा गया है। भारत की दुर्दशा के कारणों पर मंथन इस नाटक में करके एक कहानी भारतेंदु जी ने बनाई है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पालित पोषित अल्पसंख्यक नवशिक्षितों को छोड़कर के अधिकतर नवशिक्षित पश्चिम की चकाचौंध उत्पन्न करने वाली सभ्यता के आघात से मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं। ये सब कुछ देख करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पालित पोषित अल्पसंख्यक भारतवासियों को अत्यंत दुख और निराशा का सामना करना पड़ता था। भारत दुर्देव का उन्होंने सजीव और सफल चित्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो भारत दुर्देव है, इस नाटक का एक पात्र है भारत दुर्देव, दुर्भाग्य, भारत का दुर्भाग्य। वो भारत दुर्भाग्य वास्तव में ऐसे लोगों का रूपक है, एक तरह से प्रतीक है, जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में देश प्रेम के प्रति देश प्रेम का भाव उनमें नहीं था और वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे थे और अपने प्राचीन गौरव के प्रति उनमें किसी प्रकार का स्वाभिमान का भाव नहीं था। तो ये भी देश की उन्नति में बाधा थे। इस बात का भी इस नाटक में जिक्र आप लोग पढ़ेंगे। भारत भाग्य और भारत का अंतिम चित्रण बहुत कुछ वस्तु स्थिति पर ही आधारित है, यानी वस्तु स्थिति यानी यथार्थ, समकालीन यथार्थ। तो समकालीन यथार्थ था वो ऐसा था कि वहाँ पर भारत और भारत भाग्य दोनों ही निराश हो जाए, क्योंकि वातावरण ही कुछ ऐसा था भारत के दुर्भाग्य से कि चारों ओर पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध थी और एक तरफ कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, जिनसे कुछ उम्मीद की जानी चाहिए थी, वो पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ लगा रहे थे और दूसरी तरफ आमतौर पे जो जनता थी वो दुर्भिक्ष से, अशिक्षा से, गरीबी से कराह रही थी। तो बड़ा ही मार्मिक वातावरण था।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये समकालीन यथार्थ को प्रकट करने वाला नाटक था। और एक सांस्कृतिक जागरण की भावना इस नाटक में हमें दिखाई देती है कि हमें पश्चिमी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यही इनका मंत्र था कि अपनी भाषा और संस्कृति की उन्नति करो, अपने से ही उठो, अपने अपने स्तर पे सभी व्यापारी, किसान, मजदूर और पढ़े लिखे बाबू लोग, सब लोग प्रयास करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। एक अलग अलग प्रयास करने से ये नहीं होगा, एक दिशा में देश वत्सलता की भावना लेकर के अपने अपने स्तर पर सब प्रयास करेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा आख्यान, एक जो भाषण बलिया मेले के अंदर भारतेंदु जी ने दिया था, जिसका नाम था भारतवर्ष का उत्थान कैसे हो सकता है। इस भाषण को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारतेंदु जी की क्या मनोवृत्ति थी, वो किस तरह से समाज और देश को देखते थे और उनके नाटकों की जो रचना हुई है वो कैसी मनोदशा में हुई है, किस तरह से वो देश के लिए उनके मन में तड़फ थी, कैसे प्यार था, यह आप उनके उस भाषण में देखने को मिलेगा। और वही चीज़ें हमें इस नाटक में भी देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि इस नाटक में होता क्या है कि यदि हम भारत भाग्य और 7 सभ्यों के सभी कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो प्रकाश की क्षीण रेखा उससे दिखाई देती है। हमने देखा था कि इस नाटक के एक अंक में, संभवतः वह 5वां अंक है, उसमें एक सभ्यों की, जिसमें शिक्षक है, वकील हैं या बड़े बड़े सभ्य शिष्ट लोग हैं, शिष्ट जन हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी बना करके भारत के जो पतन है उसके कारणों पर विचार करते हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ संकल्प लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि डिसलॉयल्टी का आगमन होता है और वह डिसलॉयल्टी आकर के और इन सारे सभ्यों को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये भी उस नाटक में एक सीन रखा गया है। तो उनके जो कथन है उन 7 सभ्यों के, जो सभ्य लोग हैं जिसमें शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनेता हैं और ऐसे बड़े बड़े जो शिक्षित लोग माने जाते हैं, उनकी एक कमेटी है, सांस्कृतिक कवि हैं, कलाकार हैं, ये सभी उसी में आ जाते हैं। तो उनके कथनों का जब हम देखते हैं कि वो किस तरह से उनकी विचारधारा है तो हमें पता चलता है कि उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही है, मतलब समाज जाग तो रहा है, कम ही मात्रा में सही, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई देती है। देश को सुधारने का प्रयास दार्शनिक है, कवि है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और हमें उस 7 सभ्यों की जो कमेटी है उससे ही पता लगता है कि उस समय के सामाजिक और धार्मिक जागरण, सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे, जो ब्रह्म समाज है, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे रामकृष्ण मिशन है, ये तमाम लोग जो प्रयास कर रहे थे, चाहे वो इधर ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज है, इन सभी समाजों का प्रभाव भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ये 7 सभ्यों के अंतर्गत। ऐतिहासिक कारणों से बंगाली शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रगण्य थे। उसमें एक बंगाली भी था 7 सभ्यों में। वो बंगाली, हम जानते हैं कि बंगाल में सबसे अधिक नवजागरण हुआ, सबसे पहले नवजागरण हुआ और वह हर चीज़ में आगे थे उस समय। संपादक भी तत्कालीन सार्वजनिक जीवन के प्रधान अंग थे। हम जानते हैं कि उस समय अखबारों का बड़ा जोर था, अखबारों की शुरुआत हुई थी, सब लेकर अखबार निकालते थे, चाहे वो आनंद कादम्बिनी हो, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो या दूसरे कई अखबार हों, समाचार सुधा वर्षण हो। तो ये तमाम जो अखबार है, तो वो जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक थे या समाज सुधारक थे, वो अखबार के द्वारा जनचेतना फैलाने का काम करते थे। तो अखबार का संपादक भी एक पात्र इस 7 सभ्यों में रखा गया है। इसके अलावा कवियों से भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये जो कवि थे ये कविताएं लिख करके जनता को जगाने का काम कर रहे थे। सामंजस्य की भावना जनता में पैदा कर रहे थे, देश प्रेम की भावना, सुधारवाद से ओतप्रोत कविताएं कवि लिख रहे थे। तो उन 7 सभ्यों में कवियों को भी स्थान दिया गया है, साहित्यकों को। तो इन सभी से, चाहे वो संपादक हो, बंगाली हो, कवि हो, इन सभी से ऐसे साहित्य सृजन की आशा थी जो देश के उत्थान में सहायक हो सकता था। इन सभी का भारतेंदु जी ने अत्यंत सजीव वर्णन उस 7 सभ्यों वाली कमेटी के अंतर्गत उनके विचारों के द्वारा किया है, उनके विचारों, उनके संवादों के द्वारा किया है।
बंगालियों, संपादकों, रीतिकालीन परंपरा के मोह से ग्रस्त कवियों की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यंजना शक्ति का परिचय दिया है। रीतिकाल के मोह को हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में कविता ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी और गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। मतलब रीतिकाल, रीतिबद्धता के प्रति एक प्रकार का मोह उस समय के कवियों में देखने को मिलता है। उस समय के कवि न तो पुरातन को छोड़ पा रहे थे, न नवीन को अपना पा रहे थे। इस तरह का एक अंतर्द्वंद उनके भीतर चल रहा था। तो मित्रों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम इसकी भाव पक्ष पर बातचीत नाटक का करेंगे और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सफल नाटक है। कुछ उसके जो कथन है, संवाद है, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। नाटकीय तत्वों के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे और फिर हम इस नाटक का एक बार पाठ भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन से पात्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और नाटक का उद्देश्य क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, अनेक है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा के जात नहीं एक उसूल। ये भारतेंदु जी भी कहते थे। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।